एटॉमिक हैबिट्स बुक नेम। परिचय। मेरी कहानी। हाई स्कूल के मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। अचानक मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट तेजी से पड़ा हुआ यह था कि मेरे सहपाठी ने पूरी ताकत से प्रहार किया था, लेकिन बैट उसके हाथों से फिसल गया। यह उड़कर मेरी तरफ आया और ठीक मेरी आंखों के बीच टकराया। मुझे प्रहार के पल की कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे से टकराया कि इसने मेरी नाक को यू आकार में दबाकर विकृत कर दिया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नर्म ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया। तुरंत ही मेरे दिमाग में सूजन की लहर दौड़ गई। एक ही पल में मेरी नाक टूट गई थी, मेरी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक्चर हो गए थे और मेरी आंखों के खांचे भी अस्त व्यस्त हो गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने कपड़ों पर लाल धब्बे दिखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दी। खून की धार रोकने के लिए मैंने वह शर्ट अपनी टूटी नाक पर लगा ली। मैं सदमे में था और चकरा रहा था। मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि मुझे कितनी गंभीर चोट लगी है। मेरे टीचर ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी और हम पैदल ही नर्स के ऑफिस की तरफ जाने लगे, जो काफी दूर था। मैदान के पार पहाड़ी से नीचे और स्कूल के अंदर बहुत से हाथ मेरे बगल वाले हिस्से को सहारा दे रहे थे और मुझे सीधे खड़ा रखने में मदद कर रहे थे। हम धीरे धीरे नर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा साल चल रहा है? मैंने जवाब दिया 1998। दरअसल 2002 चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन। सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैं अटक गया और 10 सेकंड तक अटका रहा। पैटी, मैंने आखिरकार कहा और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मुझे अपनी माँ का नाम याद रखने में 10 सेकंड लग गए थे। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती सूजन और संभाल नहीं सकता था, इसलिए एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरे शरीर की गतिविधियां बंद होने लगे। मुझे थूक निकलने और सांस लेने जैसे बुनियादी काम करने में भी काफी मुश्किलें आने लगी। तभी उस दिन का आकलन का पहला दौरा पड़ा। फिर मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि मुझे सिनसिनाटी के बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम के दरवाजों से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर सड़क के पार खड़ा था। उबड़ खाबड़ फुटपाथ पर स्ट्रेचर आवाज कर रही थी जब एक नर्स मुझे धक्का दे रही थी और दूसरी नर्स पंप से मुझे सांस दे रही थी। कुछ ही पल पहले मेरी माँ अस्पताल आ गई थी और वे भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मैं बेहोश था और अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वे पूरी यात्रा में मेरी हाथ थामे रहीं। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहन से मिलने गए और उन्होंने यह खबर देने गए। उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मेरी बहन को बताया कि वे उस रात उसकी 8वें ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उन्होंने मेरे भाई बहनों को परिवार वालों और मित्रों के हवाले किया। इसके बाद वे कार से मेरे और माँ के पास सिनसिनाटी पहुंचे। जब माँ और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की टीम हेलीपैड पर तेजी से आई और मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ट्रॉमा यूनिट के अंदर ले गई। इस समय तक मेरे मस्तिष्क की सूजन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मुझे ट्रॉमा के बाद वाले आकलन के दौरे लगातार पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियां को सही करने की जरूरत थी, लेकिन मैं ऑपरेशन कराने की स्थिति में नहीं था। एक और आकलन के दौरे के बाद, जो उस दिन मेरा तीसरा था, डॉक्टरों ने मुझे दवा देकर बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे माता पिता के लिए यह अस्पताल अजनबी नहीं था। 10 साल पहले भी वे इसी अस्पताल में आए थे जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था। उस वक्त मैं 5 साल का था और
मेरा भाई केवल 6 महीने का था। अतः सुखद अंत सुखद रहा था, क्योंकि 2.5 साल के कीमोथेरेपी उपचार, स्पाइकल टैप्स और बोन मैरो बायोप्सीज के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकल आई। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता को फिर उसी पुरानी जगह पर आना पड़ा था, बस संतान अलग थी। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढांढस बंधाने के लिए एक पादरी और समाज सेवक को बुलाया। यह वह पादरी थे जो उनसे 1 दशक पहले शाम को मिले थे, जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था। जब दिन रात में बदला, तब कई मशीनें मुझे जीवित रखे हुए थी। मेरे माता पिता अस्पताल के गड्ढे पर बेचैनी से सोए, एक पर वे थकान से चूर होकर आंख बंद कर लेते थे, अगले ही पर वे चिंता के मारे आंखें खोल लेते थे। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी। मेरी सेहत में सुधार, सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया कि मैं नाक सुलगने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघी। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुलगने में मेरी आंख के खांचों के फ्रैक्चर से हवा घुस गई, जिससे मेरी बाईं आंख बाहर निकल गई। मेरी आंख की बॉल सॉकेट से बाहर निकल आई। पलक और आंख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व की वजह से यह जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर मेरी आंख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी 1 सप्ताह बाद होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने का अतिरिक्त समय मिल गया था। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बॉक्सिंग मैच में मेरी जमकर धुलाई हुई हो, लेकिन मेरे खराब हुलिये के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर थे और एक फूली हुई बाई आंख थी। अगले कुछ महीने मुश्किल थे, ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन की हर चीज ठहर गई हो। कई हफ्तों तक मुझे डबल विजन की समस्या रही, मैं सीधे नहीं देख सकता था। इससे 1 महीने से ज्यादा समय लग गया, लेकिन मेरी आंख की बॉल अंततः अपनी सामान्य जगह पर लौट आई। अकलन के दौरे और दृष्टि की समस्याओं की वजह से मैं 8 महीने तक काल नहीं चढ़ा पाया। फिजिकल थेरेपी में मैंने एक सीधे लाइन में चलने जैसे बुनियादी मोटर पैटर्न्स का अभ्यास किया। मैंने यह ठान लिया था कि मैं अपनी चोट के कारण निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कई पल ऐसे भी रहते थे जब मैं निराश और अभिभूत महसूस करता था। मुझे कितनी दूर जाना था, इस बात का दर्द भरा एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान में लौटा। बेसबॉल हमेशा मेरे जीवन का काफी बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैडी सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेले थे और मेरा सपना भी पेशेवर बेसबॉल खेलना था। रिहैबिलिटेशन के महीनों बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही थी कि मैं दोबारा बेसबॉल के मैदान में उतरूं, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी सुचारू नहीं थी। जब सीजन आगे बढ़ा तो मैं वर्सिटी बेसबॉल टीम से अलग होने वाला इकलौता जूनियर था। मुझे जूनियर वर्सिटी में सेकंड ईयर वालों के साथ खेलने के लिए भेजा गया। मैं 4 साल की उम्र में बेसबॉल खेल रहा था और जिसने इसमें इतना ज़्यादा समय और प्रयास लगाया था, उसके लिए यह पदावनति अपमानजनक थी। जब यह हुआ वह पर मुझे आज भी स्पष्टता से याद है। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और बड़हवासी में रेडियो पर किसी ऐसे गाने की तलाश करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। 1 साल की अंतिम शंका के बाद मैं सीनियर के रूप में वर्सिटी टीम में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान में पहुंच पाया। मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल के 11 इनिंग्स खेली, एक गेम से बमुश्किल ज्यादा। मेरे उदासीन हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे अब भी यकीन था कि मैं एक बेहतर खिलाड़ी बन सकता हूं। मैं जानता था कि अगर परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है।
जिम्मेदारी मेरी निर्णायक मोड़ मेरी चोट के 2 साल बाद आया जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। यह नई जगह पर नई शुरुआत थी और यही वह जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन में जाना मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह हासिल की, हालांकि मैं फ्रेंचमैन के रूप में रोस्टर में सबसे नीचे था, लेकिन इसी से मैं रोमांचित था। मेरे हाई स्कूल की दुर्घटना के बावजूद मैं कॉलेज खिलाड़ी बनने में कामयाब रहा। मैं बेसबॉल टीम में जल्दी शुरू नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे सहपाठी देर रात तक वीडियो गेम खेलते थे, लेकिन मैंने सोने की अच्छी आदतें डाली और हर रात जल्दी सोने गए। कॉलेज हॉस्टल के अस्त व्यस्त संसार में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण है। मैं दोबारा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। मेरा बढ़ता आत्मविश्वास रिस्क कर क्लासरूम में भी पहुंच गया, जहां मैंने अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाया, इतनी बेहतर कि पहले साल में मैं सारे विषयों में ए ग्रेड लाने में कामयाब रहा। आदत वह दिनचर्या या व्यवहार है जिसे नियमित रूप से किया जाता है और कई मामलों में तो स्वचालित ढंग से किया जाता है। जब हर सेमेस्टर गुजरा तो मैंने छोटी छोटी लेकिन अस्थायी आदतें डाल ली, जिनसे मुझे परिणाम मिले जिनकी मैं शुरुआत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर जीवन में पहली बार मैंने हर सप्ताह कई बार वेट लिफ्टिंग करने की आदत डाली और आने वाले वर्षों में मेरा 6 फुट 4 इंच का ढांचा फेंडरवेट 170 से सरहरे 200 पाउंड तक पहुंच गया। जब सेकंड ईयर का सीजन आया तो मैंने पिचिंग स्टाफ में शुरुआती भूमिका अर्जित की। मेरे जूनियर ईयर तक मुझे टीम का कप्तान चुना गया और सीजन के अंत में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन दरअसल मेरी सोने, पढ़ने और शक्ति बढ़ाने वाली आदतों ने असली पुरस्कार देना तब शुरू नहीं किया जब तक कि मैं सीनियर ईयर में नहीं पहुंच गया। जब मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट पड़ा था और मुझे अस्पताल ले जाकर कोमा में पहुंचाया गया था, उसके 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का शीर्ष पुरुष खिलाड़ी चुना गया। यही नहीं, मुझे ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी शामिल किया गया। यह सम्मान पूरे देश के केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक मैं 8 अलग अलग श्रेणियों में स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हो चुका था। उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान व प्रेसिडेंट मेडल से पुरस्कृत किया गया था। अगर आपको यह डींगे हाँकने जैसा लग रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सच कहूं तो मेरे खेल कैरियर के बारे में कुछ भी ऐतिहासिक या महान नहीं है। मैं अंततः कभी पेशेवर बेसबॉल नहीं खेल पाया, लेकिन जब मैं उन वर्षों को पलट कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैंने दरअसल एक ऐसी चीज हासिल कर ली थी जो इतनी ही दुर्लभ थी। मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया था और मैंने उसे साकार कर लिया था। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं आपकी क्षमता को साकार करने में भी मदद कर सकती हैं। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। मेरी चोट मेरी चुनौती थी और इस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। पहली नज़र में जो परिवर्तन छोटे और महत्वहीन दिखते हैं, अगर आप उन्हें कई वर्षों तक करते रहें तो वे चक्रवृद्धि होकर उल्लेखनीय परिणाम देने लगेंगे। हम सभी के जीवन में विपत्तियां आती है, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के आपको समान परिणाम मिलेंगे, लेकिन बेहतर आदतें हों तो कुछ भी संभव है। शायद कुछ लोगों को रातों रात अविश्वसनीय सफलता मिल जाती होगी, लेकिन जब तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और निश्चित रूप से मैं उनमें से एक नहीं हूँ। किसी एकेडमिक और अमेरिकन तक की मेरी यात्रा को कोई एक महत्वपूर्ण निर्णायक पल नहीं था, ऐसे पल कई थे। यह एक क्रमिक विकास था, छोटी जीतों और छोटी सफलताओं की लंबी श्रृंखला थी। मैं जिस एकमात्र तरीके से प्रगति कर सकता था, दरअसल मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था। वह छोटी शुरुआत वाला तरीका था। जब मैंने कुछ वर्षों बाद अपना व्यवसाय शुरू किया और इस पुस्तक पर काम शुरू किया, तब भी मैंने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। मैंने यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी। नवंबर 2012 में मैं JamesClear.com पर लेख प्रकाशित करने लगा। मैं कई वर्षों से आदतों के संदर्भ में अपने
व्यक्तिगत अनुभवों के नोट्स लिख रहा था और अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से बताना उचित रहेगा। शुरुआत में मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। लिखने की इस छोटी आदत की वजह से कुछ ही महीनों में मेरे ईमेल सब्सक्राइबर की संख्या 1000 हो गई और 2013 तक संख्या बढ़कर 30,000 से ज़्यादा हो गई। 2014 में मेरी ईमेल सूची काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और मेरे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। यह इंटरनेट पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली न्यूज़लेटर्स में से एक बन गया। जब मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था तब मैं ढोंगी जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन अब लोग मुझे आदतों का विशेषज्ञ मानने लगे। एक नया लेबल जिससे मैं रोमांचित भी हुआ और असहज भी। मैंने खुद को कभी भी इस विषय का विशेषज्ञ नहीं माना था। मैं तो खुद को एक ऐसा व्यक्ति माना था जो अपने पाठकों की तरह ही प्रयोग कर रहा था। 2015 में मेरे 2 लाख ईमेल सब्सक्राइबर हो गए और मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस में से एक पुस्तक लिखने का सौदा कर लिया, जो इस वक्त आपके हाथों में है। मेरी ऑडियंस बढ़ने के साथ साथ मेरे व्यावसायिक अवसर भी बढ़े। शीर्ष कंपनियां आदत डालने, व्यवहार बदलने और सतत सुधार करने के विज्ञान के बारे में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित करने लगी। मैं अमेरिका और यूरोप के सम्मेलनों में मुख्य व्याख्यान भी देने लगा। 2016 में मेरे लेख अग्रणी प्रकाशनों जैसे टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे। अविश्वसनीय बात यह थी कि उस वर्ष मेरे लेखन को 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और NLV के कोच मुझे पढ़ने लगे और मेरे सिद्धांत अपनी टीमों को सिखाने लगे। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी शुरू की। कुछ ही समय में यह जीवन और ऑफिस में बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण मंच बन गई। फॉर्च्यून 500 कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियां इसमें अपने रीडर्स को शामिल करने लगी और अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करने लगे। कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा रीडर्स, मैनेजर्स, कोचेज और शिक्षक हैबिट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनके साथ मेरे काम ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया है कि असली संसार में आदतों को कारगर बनाने के लिए कई चीज़ों की जरूरत होती है। जब मैंने 2018 में इस पुस्तक को अंतिम रूप दे रहा था तो jamesclear.com पर हर महीने लाखों करोड़ों आगंतुक आ रहे थे और मेरे साहित्यिक ईमेल न्यूज़लेटर के सदस्यों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। जाहिर है कि यह संख्या मेरी शुरुआती उम्मीदों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मैं क्या सोचूं। इस पुस्तक से आपको कैसे लाभ होगा? उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा है कि एक महान पुस्तक लिखने के लिए आपको पहले तो पुस्तक बनना होगा। मैंने मूलतः यहाँ बताए विचार इसलिए सीखे क्योंकि मुझे उन्हें जीना पड़ा था। मुझे अपनी चोट से उभरने, जिम में ज़्यादा शक्तिशाली बनने, मैदान में ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने, लेखक बनने, सफल व्यवसाय खड़ा करने और जिम्मेदार वयस्क बनने के लिए छोटी आदतों का सहारा लेना पड़ा था। छोटी छोटी आदतों ने मेरी क्षमताओं तक पहुंचने में मेरी मदद की और अब आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह आपकी क्षमताओं तक पहुंचने में आपकी भी मदद करेगी। आगे आने वाले पन्नों में मैं आपको बेहतर आदतें बनाने की कदम हर पर डर कदम योजना बताऊंगा। ऐसी आदतें जो कुछ दिनों या हफ्तों के बजाय जीवन भर कायम रहे। हालांकि विज्ञान मेरी लिखी हर चीज का समर्थन करता है, लेकिन यह पुस्तक कोई अकादमिक शोध पत्र नहीं है। यह तो ऑपरेटिव मैनुअल है। इसमें आपको हर तरफ बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक सलाह मिलेगी, क्योंकि मैंने आदतों को बनाने वाले बदलने के विज्ञान को इस तरह स्पष्ट किया है कि जिसे समझना और लागू करना आसान है। मैं जिन क्षेत्रों का सहारा लेता हूँ, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस, दर्शन, मानव विज्ञान और तथा अन्य, वे कई वर्षों से हमारे आसपास है। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ विचारों का संकलन दे रहा हूँ जो समझदार लोगों को काफी पहले से मालूम थे। साथ ही मैं वैज्ञानिकों की नई मनमोहक खोजों के बारे में भी बताता हूँ। मुझे आशा है कि इस पुस्तक में मैं आपको ऐसे विचार बताऊंगा जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं उन्हें इस तरह पेश करना चाहता हूँ ताकि उन पर अमल करना सबसे आसान हो जाए। इन पन्नों में आपको समझदारी की जो भी बात लगे उसका श्रेय मुझसे पहले आने वाले विशेषज्ञों को दे। जो भी चीज मूर्खतापूर्ण लगे उससे मेरी गलती मानकर चले। यह पुस्तक की रील आदतों का मेरा 4 कदमों का मॉडल है: संकेत, राजस्व, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इन्हीं 4 कदमों से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम विकसित होते हैं। मनोविज्ञान की
पृष्ठभूमि वाले पाठक ऑपरेटिव कंडीशनिंग से इनमें से कुछ शब्द वर्डियों को पहचान सकते हैं, जिन्हें सबसे पहले 1930 के दशक में वी.एफ. स्किनर ने सुझाया था और चार्ल्स डूहिंग ने द पावर ऑफ हैबिट्स में संकेत रूटीन रिवार्ड के रूप में कई साल पहले लोकप्रिय बनाया है। स्किनर जैसे व्यवहारवादी वैज्ञानिकों को इस बात का एहसास हुआ कि सही पुरस्कार या दंड देकर आप लोगों से यह निश्चित तरीके से काम करा सकते हैं। हालांकि स्किनर के मॉडल में यह काफी अच्छी तरह स्पष्ट किया कि पहली उड दीपक हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आंतरिक अवस्थाएं, हमारी मनोदशाएं और भावनाएं भी मायने रखती है। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच संबंध तय करना शुरू किया है। इस शोध को भी इस पुस्तक के पन्नों में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको जो ढांचा दे रहा हूँ वह संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी विज्ञानों का एकीकृत मॉडल है। मुझे विश्वास है कि यह मानव व्यवहार के सबसे पहले मॉडलों में से एक है, जो हमारी आदतों पर बाहरी उड दीपकों और आंतरिक भावों दोनों के प्रभाव को सटीकता से रेखांकित करता है। हो सकता है कि आप इसमें से कुछ शब्दावली से परिचित हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि विवरण और व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों के अमल आपकी आदतों के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रदान करेंगे। मानव व्यवहार हमेशा बढ़ रहा है, स्थिति दर स्थिति, पल दर पल, सेकंड दर सेकंड, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो कभी नहीं बदलता है। यह मानव व्यवहार की बुनियाद के बारे में है, ऐसे अस्थायी सिद्धांत जिन पर आप साल दर साल भरोसा कर सकते हैं, ऐसे विचार जिनके इर्द गिर्द आप एक व्यवसाय, एक परिवार, एक जीवन बना सकते हैं। बेहतर आदतों के सृजन का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन यह पुस्तक वह सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है जिसे मैं जानता हूँ। एक ऐसी नीति जो हमेशा कारगर और सफल होगी, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें या चाहे आप किसी भी चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो रणनीतियां बता रहा हूँ वे सुधार चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हूँ। मैं जो रणनीतियां बता रहा हूँ वे सुधार के कदम दर कदम सिस्टम की तलाश करने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। चाहे आपका लक्ष्य स्वास्थ्य हो या धन या उत्पादकता या संबंध या ये सभी, जब तक मानव व्यवहार शामिल है तब तक यह पुस्तक आपको सफलतापूर्वक मार्गदर्शन देगी।